माँ बाप के मौत के बाद चाची मुझे अपने घर ले आई। चाची ज़्यादा उम्र की औरत नहीं थी, मुझसे सिर्फ 3-4 साल बड़ी थी। चाची मुझे जो कमरा रहने के लिए दिया था उसमें सिर्फ एक ही सिंगल बेड था। मैं हर वक्त अपने चाची के साथ ही रहता था। एक दिन मेरे चाची मेरे कमरे में आई तो मैं सोने की तैयारी में था। मेरी चाची मेरे पास आकर बैठ गई। एकदम से उसने मुझे अपने गले से लगा लिया और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसने मेरी कमर को सहलाना शुरू किया तो मैं महसूस कर रहा था कि आज शायद चाची ने नीचे के कपड़े नहीं पहने हुए हैं। चाची शायद अपनी आदत से मजबूर थी। इस वक्त चाचा घर पर नहीं थे, वह अक्सर लेट आया करते थे। अब तो यह रोज़ की रूटीन हो गया था कि चाचू के जाते ही चाची मेरे कमरे में आकर बैठ जाती थी। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि मैं जब से अपनी चाची की घर रहने के लिए आया था, उन्होंने अपने लिबास में काफ़ी हद तक बदलाव कर लिया था। वह ऐसे बारीक कपड़े पहनती कि मैं देखकर शर्मिंदा हो जाता और नज़रें झुकाने पर मजबूर हो जाता। मेरी चाची मोटी औरत थी, मोटापा उन पर बहुत जचता था, लेकिन ऐसे कपड़े पहनने से उनके जिस्म का एक एक हिस्सा मुझे साफ साफ नज़र आता था। उस रात चाचू ने फ़ोन किया कि आज रात वह घर नहीं आएंगे, शायद वह दूसरे शहर चले गए हुए थे। चाची बहुत खुश दिखाई दे रही थी और कहा कि आज तुम मेरे कमरे में ही बिस्तर लगा लो, तुम्हारे चाचू आज रात घर नहीं आएंगे। मैं समझ गया था कि मेरी चाची मुझसे क्या चाहती है। मैं नया नया जवान हो रहा था, लेकिन उस रात मेरी हिम्मत जवाब दे गई जब चाची ने सुबह तक मेरे माँ बाप की मौत कुछ अरसे पहले हुई थी। उस वक्त घर पर मेरी चाची और चाचू थे या फिर मैं था। सारे मेहमान भी जा चुके थे। मेरी उम्र 16 साल था और मेरी चाची की उम्र भी बहुत बड़ी नहीं थी, वह सिर्फ मुझसे 4-5 साल ही बड़ी थी। दादा दादी की पहले ही मौत हो चुकी थी। चाचा की शादी होते ही दादा दादी की मौत हो गई। मेरी कोई फूफो नहीं थी। मेरा बाप और मेरे चाचू 2 ही भाई थे। मैं बिल्कुल बेसहारा होकर रह गया था। सारे रिश्तेदार तनहा छोड़कर चले गए थे और वापस पलटकर मुझे पूछा तक नहीं था। मेरी उम्र ऐसी न थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा सकता था। मैं तो खुद भी मैट्रिक क्लास में पास हो गया था। चाची ने कहा कि यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं बचा जिससे हम समेट सके, खाली 4 दीवारी का घर ही रह गया है। इसलिए मैं तुम्हें यह भी नहीं कह सकती कि अपना सामान बांधो और हमारे साथ चलो। फिर चाची मुझे साथ लगाकर फुट फुट कर रोने लगी, कहने लगी, तुम मेरे जेठ की आखिरी निशानी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। चाची का यह कहना था कि मेरे चाचू भड़क उठे और कहने लगे कि तुम हरगिज इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती, इसे इसकी खाले के हवाले कर दो, हमने इसका ठेका नहीं उठा रखा। चाचा की यह बात सुनकर मेरी चाची ने चाचू से कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप अपने भतीजे को कैसे यहाँ पर अकेला छोड़ सकते हैं? वह कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इसे अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखूँगा। इसके ननिहाल का हक बनता है कि वह अपनी देखभाल करे, इसकी देखभाल करे। यह सुनना था कि मुझे अपनी बेबसी पर और ज़्यादा रोना आ गया। मेरी ज़िंदगी का फैसला अब दूसरे कर रहे थे। चाची ने चाचू के सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगी, खुद के लिए यह जुल्म ना करें, वह पहले ही बहुत बड़े सदमे से गुजर रहा है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसकी वजह से आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। चाचू कहने लगे कि तुम नहीं जानती, मेरा कारोबार मुनासिब है, मैं बहुत मुश्किल से अपने घर का खर्चा चला रहा हूँ, मैं भतीजे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मेरी चाची कहने लगी कि हम यह घर किराए पर तो चढ़ा देंगे, इसकी मरम्मत भी करवा देंगे और भाई साहब की जो दुकान है उसे भी किराए पर दे देंगे और जो कुछ रुपया किराया आएगा इससे इसका खर्च पूरा हो जाएगा। यह आप पर बोझ नहीं होगा। जैसे ही बड़ा होगा तो अपने कारोबार संभाल लेगा। बस कुछ सालों की तो बात है। यह बात सुनकर चाचू खामोश हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर नागवारी के तासुर अभी भी वैसे की वैसे ही थे। मैं चाची के साथ उनके घर चला गया। उनका घर 3 कमरे का था। उसमें से एक कमरा चाची ने मुझे दे दिया, जो कि बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ सिंगल बेड ही मौजूद था और एक अलमारी थी। चाचू ने मेरा घर और दुकान दोनों किराए पर दे दिए। मुझे कपड़े भी दिला दिए थे, स्कूल में भी दाखिल करवा दिया। लेकिन मैं बहुत ही चुपचाप सा रहने लगा था। ना ही मेरी पढ़ाई में दिल लगता था और ना किसी और चीज़ में। हर वक्त मुझे अपने माँ बाप की याद आती रहती। एक बार मेरे ऊपर कमरे में चाची आई और मुझे यूँ रोता हुआ देखकर अपने साथ लगा लिया और तसल्ली देने लगी, तुम फिक्र मत करो, आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा यह गम भी भर जाएगा। यह कहते हुए चाची ने मेरी कमर पर हाथ
सहलाना शुरू कर दिया। पता नहीं लेकिन मुझे अपने पूरे वजूद में एक सनसनी दौड़ती हुई महसूस हुई। मैं बुरी तरह से घबरा गया था। उस वक्त तक चाची ने मुझे अपने गले से लगाए रखा था और मेरी कमर पर बेखुदी से उनकी उंगलियां सफ़र कर रही थी। मेरे दिल की धड़कनें अजीब अंदाज से तेज हो रहा था। मैं फ़ौरन से उनसे पीछे हट गया। मेरे यूं एकदम पीछे हटने पर मेरी चाची मुझसे नज़रें चुराने लगी, फिर मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए, मेरा जला हुआ बाजू देखने लगी, कहने लगी कि कितना गहरा जख्म है, लाओ दवा लगा देती हूँ। लेकिन मुझे अपनी चाची का अंदाज पता नहीं क्यों बहुत अजीबोगरीब सा लग रहा था। मुझे कुछ नहीं लग रहा था। मैंने अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वा लिया। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूँगा। लेकिन इसके बाद तो जैसे ही यह सिलसिला चल ही निकला था। सुबह सवेरे चाची घर के सारे काम निपटा कर मेरे पास आकर बैठ जाती। मुझे तसल्ली देने के बहाने कभी मेरा कंधा सहलाने लगती, कभी मेरे कमर सहलाने लगती। मैं उनका हाथ पीछे कर देता। एक बार मैंने गुस्से से कहा कि चाची, मैं ठीक हूँ, जो कुछ हो चुका है मैं इस बात को भूल चुका हूँ। मैं पढ़ना चाहता हूँ, प्लीज़ आप कमरे से बाहर निकल जाएं। मेरे बिगड़े हुए रवैये को देखकर वह फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। कहने लगी, मैं रात को तुम्हारे लिए बिरयानी बनाऊंगी, तुम्हें पसंद है ना, तुम बहुत शौक़ से खाते हो। लेकिन मैंने नहीं में सर हिला दिया। मैंने कहा, नहीं, आप चाचू की हैसियत देखकर ही खाना बनाएं, जो पकेगा मैं खा लूँगा। मुझे अच्छी तरह से अंदाज हो गया था कि मेरे बाप माँ जिंदा नहीं हैं और फरमाइश सिर्फ माँ बाप से ही की जाती है। आप लोगों का यही एहसान बहुत है कि मुझे अपने घर पर रखा हुआ है। चाची कहने लगी, तुम मेरे सबसे ज़्यादा करीब हो और अपने होश में तो हो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बिरयानी बना देती हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे से बाहर चली गई। रात को जब चाचू घर आए, बिरयानी देखी तो चाची से कहने लगे, मैं तुमसे कहा भी है कि मेरे हालात के साथ समझौता करना सीखो, लेकिन तुम हो कि बाज ही नहीं आती। क्या ज़रूरत है यह सब बनाने की। मैं अभी प्लेट में बिरयानी डालने ही लगा था कि चाचू की बात ने जैसे मेरी भूख ही मिटा कर रख दी थी। मैं मजबूरन इस घर में रहा था, वरना जिस किस्म का रवैया मेरे साथ मेरे चाचू करते थे, मेरा दिल नहीं चाहता था कि उनके साथ बैठकर खाना भी खाऊं। चाची ने जब देखा कि मैंने अपनी प्लेट में बिरयानी नहीं डाली बल्कि वापस रख दी है, तो वह कहने लगी, बेटा तुम बैठकर खाना खाओ। फिर चाचू से कहने लगी कि यह मैंने आपके पैसों से नहीं बनाई, जो किराया समीर के घर और दुकान से आता है उन पैसों से बनाई है। यह कहना था कि मेरे चाचू भड़कने लगे। अब तुम इस तरह के हिसाब किताब रखोगी तो ठीक है, फिर यह भतीजे के पैसे की बनी है तो फिर मैं क्यों खाऊं। यह कहकर वह फ़ौरन खड़े हो गए। चाची कहने लगे, आप क्यों तमाशा बना रहे हैं। मैंने कब आपसे कहा है कि आप खाना नहीं खा सकते। आपने पैसों का बोला था, मैंने बता दिया। लेकिन चाचू वहाँ नहीं रुके, अपने कमरे में चले गए। मेरा दिल भी खाने से बेदार हो चुका था। मैं भी उठने लगा तो चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनका तो रोज़ का तमाशा है, तुम बैठो इधर, तुम्हारे लिए तो मैंने बिरयानी बनाई है। यह कहकर चाचा ने एक निवाला मेरे मुंह के करीब किया। ना दिल करते हुए भी मैंने वह खा लिया। फिर मैं अपनी प्लेट में बिरयानी डालने लगा तो चाची कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाती हूँ। यह कहकर वह मुझे अपने हाथ से खाना खिलाने लगी। लेकिन जो बात मुझे बुरी लगी थी वह यह थी कि वह एक निवाला मेरे मुंह में डालती और दूसरा अपने मुंह में, और मुसलसल टिकटिकी बांधे मुझे देखे जा रही थी। मुझे उनकी नज़रों से अजीब से उलझन हो रही थी। हालांकि वो मेरी चाची थी, लेकिन फिर भी अचानक क्यों मेरी सोच उनके रवैयों को देखकर भड़कने लगी थी। एक बार मुझसे कहने लगी कि तुम अपनी उम्र से बहुत बड़े लगते हो, बिल्कुल अपने बाप का नक्शा हो। और यह भी कहने लगे कि मेरी शक्ल सूरत बाप से बहुत मिलती है। मेरी उम्र 16 साल की बजाय 20 साल की लगती है। अपनी ख़ानदान में सबसे ज़्यादा कद काठ और खूबसूरत भी मैं ही था। मेरी चाची देखने में खूबसूरत थी, लेकिन चाचू आम शक्ल और सूरत के मालिक थे। चाचू बहुत तेज थे और चाची की कोई औलाद भी न थी। चाची की शादी को 9 साल गुजर चुके थे। शायद यही वजह थी कि उनके घर में हर वक्त कसीदी का माहौल रहता था। चाचू जब भी घर आते तो बात बात पर चाचा से लड़ने और झगड़ने लगते। एक बार मैं नहाकर बाहर आया तो मैं अपने बाल पोंछ रहा था।
इस वक्त चाची नाश्ते का पूछने के लिए अंदर आ गई। मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगी, नाश्ते में क्या खाओगे? मैंने कहा, चाची जो आप रोज़ बनाती हैं वही ठीक है। यह कहकर मैंने अपना सर तौलिया से पोंछना शुरू कर दिया। मेरे बाल अभी गीले थे तो मैंने तौलिए बेड पर रख दिया और कंघा करने लगा, क्योंकि स्कूल के लिए मुझे देर हो रही थी। वह कहने लगी, तुम्हें अपनी कोई भी परवाह नहीं है। यह कहकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बेड पर बिठा दिया और तौलिया पकड़ा और मेरे सर साफ करने लगी। मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लगी थी, क्योंकि मैं कोई छोटा बच्चा तो नहीं था जिसका हर काम चाची करे। अभी मैं उन्हें रोक ही रहा था कि एकदम हमारे कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने चाचू खड़े थे। यह सब देखकर तो उनकी आंखें सुर्ख हो गई। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी थी। चाचू चिल्लाकर कहने लगे, तुम्हें बस इसी की फिक्र है, बाहर आओ और मुझे नाश्ता दो, मुझे देर हो रही है। यह कहकर वह चले गए। मैंने चाची से कहा कि मैं सर खुद भी साफ़ कर सकता हूँ, आप जाइए, जाकर चाचू को नाश्ता दें। मैंने तौलिया उनके हाथ से खींचकर बेड पर फेंक दिया और अपने बाल बनाकर बैग उठाया और बिना नाश्ता किया ही जाने लगा। लेकिन गेट पर पहुंचते ही मेरे कदम जैसे रुक गए, क्योंकि चाचू चाची के साथ लड़ रहे थे। वह कहने लगे कि तुम अंधी हो गई हो, समीर कोई छोटा बच्चा नहीं है जिसके कमरे में तुम बेधड़क चली जाती हो। वह जवान जहां लड़का है और तुम मुंह उठाकर उसके कमरे में चली जाती हो और उसके वो काम करती हो जो आज तक तुमने मेरे लिए नहीं किए। इसके बाद चाचू ने एक ऐसा राज बताया कि मेरे कदम वहीं के वहीं जम गए। कुछ देर तो मैं सोच बूझ से गाफिल हो गया था। बड़ी अजीब सी हकीकत थी जो मैंने सुनी नहीं थी। बहरहाल मैं फ़ौरन गेट से बाहर निकल गया। मेरे कदम तो स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। फिर मुझे लगा कि शायद चाचू झूठ बोल रहे हैं। जो वह सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शायद वह गुस्से में यह सब कह रहे हैं। बहरहाल पूरा दिन क्लास में गायब दिमाग से क्लास अटेंड करता रहा। घर आकर मैंने इस बात पर गौर से सोचा, फिर यह फैसला लिया कि मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरे तो पैरों की ज़मीन ही निकाल दी। रात को रोज़ रात चाची मुझे दूध के साथ बादाम खाने के लिए देती और कहती, यह खाकर सोया करो, तुम्हारा दिमाग तेज होगा। मैं रोज़ ही वह बादाम खाकर दूध पी लेता और इसके बाद बड़ी गहरी नींद सो जाता। सुबह सवेरे तरोताज़ा होने के बजाय मैं और भी ज़्यादा खुद को अंदर से बोझल महसूस करता। लेकिन जब मैंने दूध पीने से इनकार किया तो चाची मुझे डांटने लगी, कहने लगी कि यह मत समझो कि तुम्हारे चाचू के पैसों का है, यह तुम्हारे पापा के घर और मकान दुकान के किराए से मंगवाया है ताकि तुम्हारी सेहत भी ख़राब ना हो। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन उन्होंने तो मेरे कंधे पर बाजू को फैलाकर दूध का गिलास मेरे मुंह के करीब कर दिया। कहने लगी, चलो शाबाश पियो। पता नहीं क्यों चाची मेरे हर वक्त करीब होने की कोशिश करती रहती। मजबूरन ही मुझे वह दूध का गिलास पीना पड़ा। मेरे पेपर्स होने वाले थे, इसलिए मैंने सोचा कि रात को जाग कर पढ़ूं। चाची कमरे से जा चुकी थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपनी किताबें खोलकर बैठ गया। लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सोना नहीं चाहता था, मुझे पढ़ना था, लेकिन मेरे आंखें तो यूँ थी जैसे काबू में ना थी। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में जा चुका था और फिर रात के किसी पहर मेरी आंख खुली। मुझे अजीबोगरीब महसूस हो रहा था, लेकिन शायद इस कैफियत को लफ्ज़ नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में था, इसलिए इतनी गहरी नींद में मुझे एहसास हो रहा था कि जैसे कोई अजीब सी आवाज़ मुझे आ रही है। दबी दबी थी, शायद बिल्लियों की थी या किसी औरत की, मुझे समझ ना आई। गहरी नींद की वजह से मेरी आंखें खुलने के कासिर थी। मेरा दिमाग सुन्न होने लगा। जब मैं सुबह उठा तो मेरा जिस्म बेहद बोझल था। मैं उठकर बैठा, मेरी किताबें बिखरी पड़ी थी, क्योंकि मैं अपने कोर्स की किताबें पढ़ते पढ़ते ही गहरी नींद में सो गया था। लेकिन बेड पर कोई किताब ना थी। दूसरी बात जिसने मुझे हैरत से धक्का दिया वह यह थी कि बेड की चादर दूसरी जानिब से बिखरी हुई थी। मैंने अपना घूमता हुआ सर पकड़ा जो अभी भी नींद की आगोश में था। वॉशरूम जाकर ठंडे पानी से मुंह पर